खुशाल खान का अपना मोर्चा उस पहाड़ी के तकरीबन दरमियान में था और वो कोई छोटी सी पहाड़ी नहीं थी बल्कि काफी फैली हुई और वसी पहाड़ी थी। इससे पहले भी 2 मरतबा वो कबील खान के कबीले से यहीं पर रहकर जंग लड़ चुके थे। कबील खान के आदमियों का जिस्मानी हमला रोकने के लिए पहाड़ी के निचले हिस्से में भी उसके आदमी मौजूद थे, मगर वो ऐसे मजबूत मोर्चों में थे कि नशेब में होने के बावजूद दुश्मन के फायर से महफूज थे। खुशाल खान के लश्कर के जख्मी और मरने वाले तमाम आदमी बुलंदी के मोर्चों पर ही निशाना बने थे। नीचे वालों को एक फायदा घने दरख्तों का भी था और घने दरख्तों की वजह से ही खुशाल खान ने आदमी नशेब में रखे थे कि इन दरख्तों का फायदा उठाकर दुश्मन आसानी से ऊपर पहुंच सकता था। पलवशा शुमाल की तरफ मौजूद पहाड़ी में दुश्मनों को खोज रही थी और मैं मशरकी पहाड़ी पर अपनी शिस्त गाड़े हुए था। मशरकी पहाड़ी की बुलंदी से एक आदमी दरख्तों की आड़ लेकर मुझे नीचे उतरता नजर आया। मैंने उसका फासला नापा, वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। उतराई में उतरने की वजह से उसका फासला कम हो रहा था, मगर वो बड़ी एहतियात से हरकत कर रहा था। एलिवेशन नॉब को मतलूबा रेंज पर घुमाकर मैंने उसी पर शिस्त बांध ली, मगर उसकी किसी गलती का मुंतजिर था। जल्द ही उसने मुझे ये मौका दे दिया। एक बड़े पत्थर की आड़ में होकर उसने अपना सर पत्थर से ऊपर निकाला और हमारी पहाड़ी का जायजा लेने लगा। अगर मेरी पहले से उस पर नजर न होती तो यकीनन इतने फासले से पत्थर की आड़ से निकला हुआ उसका सर न देख पाता। मैंने जल्दी से उसका फासला दोबारा नापा और मतलूबा रेंज लगाकर शिस्त लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज सुनते ही खुशाल खान ने कहा, मेरा ख्याल है एक और अपने सरदार कबील खान के पास पहुंच गया है। मैंने कहा, आपका अंदाजा गलत कहाँ हो सकता है सरदार। वो बोला, यकीन करो आपने मेरे दिल से अपने मरने वाले आदमियों के गम का बोझ हल्का कर दिया है। अब मुझे इत्मीनान है कि जहादाद ही घुटने टेकेगा और 1-2 दिन के अंदर जिरका बुलाने का सोचेगा। मैंने कहा, आप बस इस राइफल की गोलियों का बंदोबस्त कर दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। वो बोला, गोलियां उम्मीद है कल सुबह तक पहुंच जाएंगी, नहीं तो अगली सुबह को तो लाजमन पहुंचेंगी। पलवशा ने पुकारा, हरकत नजर आ रही है। मैंने पूछा, किस तरफ? उसने मतलूबा दरख्त की निशानदही की। वो भी मचान बनी हुई थी और अंदर बैठे अनाड़ी स्नाइपर के हरकत करने की वजह से टहनियां हिल रही थी। गो उस इलाके में पहाड़ी बुलंदियों पर उमूमन तेज हवा चलती रहती है, लेकिन उस दिन खुशकिस्मती से हवा बिल्कुल साकिन थी। 700 मीटर दूर उस दरख्त पर शिस्त साध कर मैं छुपे हुए आदमी की जगह का तयन करने लगा। इतने फासले से घनी झाड़ियों के अंदर आदमी की पहचान नहीं हो सकती और अगर वो बेहिसो हरकत पड़ा रहता तो यकीनन मैं उसकी जगह का तयन न कर सकता। मगर इंसान की फितरत है कि वो मुसलसल साकिन नहीं बैठ सकता। अलबत्ता किसी स्नाइपर को कड़ी तरबियत की भट्टी से गुजार कर इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो बेहिसो हरकत कई घंटे गुजार दे, चूंटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों के काटने पर भी हरकत न करे और न उन्हें अपने जिस्म से दूर छटके। उस्ताद राव तसव्वुर साहब तो अपने एक दोस्त स्नाइपर का वाकया सुनाया करते थे कि दुश्मन के इलाके में 1 मरतबा उन्हें 2 मरतबा बिच्छू ने डसा, लेकिन वो उसी तरह बेहिसो हरकत बैठे रहे। और यही खुसूसियात एक अच्छे और अनाड़ी स्नाइपर में फर्क करती हैं। मेरे हदफ स्नाइपर से भी ज्यादा देर साकिन न बैठा गया और उसने पहलू तब्दील करते हुए हरकत की। साथ ही हाथ में पकड़ी राइफल को नीचे रखा और उसके साथ ही मेरे दिमाग में उसकी सारी जिस्मानी हैयत का खाका बन गया। उसी वक्त पलवशा ने मुझे दोबारा आवाज दी, वो फिर हरकत कर रहा है। मैंने कहा, बस इसकी जिंदगी का आखिरी बार हरकत करना बाकी रह गया है। ये कहते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। दरख्त की शाखों में जोरदार हरकत पैदा हुई और मिनट भर वो हरकत कायम रही। यकीनन गोली उसे सर में नहीं लगी थी, वरना वो इतनी देर तड़पता ना। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की टहनियां पुरसुकून होती गईं। उसका मचान यकीनन अच्छे तरीके से बनाया गया था कि वो नीचे नहीं गिरा था। जाने किस वक्त खुशाल खान हमारे पीछे आकर दूरबीन आंखों से लगाए उसी जानिब देख रहा था। शायद जिस वक्त मुझे पलवशा ने हदफ के बारे में बताया था उसी वक्त वो अपनी गुफ्तगू छोड़कर हमारे करीब आ गया था। वो बोला, मेरे हिसाब से तो ये 7वां है। पलवशा ने उसकी तायद करते हुए कहा, आपका हिसाब बिल्कुल सही है। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, हमारे 2 आदमी जान की बाजी हारे हैं। 2 के मुकाबले में 7 आदमी कोई बुरा सौदा नहीं। अचानक तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज उभरी। 3-4 गोलियां हमारे मोर्चे के अकबी दीवार से टकराईं। मेरा दिल धक से रह गया था। 12.7 mm गन की तड़तड़ाहट को मैं अच्छी तरह जानता था। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये गन जितनी तबाही फैला सकती थी उस बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम था। तड़तड़ाहट की आवाज सुनते ही खुशाल खान भी फौरन बैठ गया। वो बड़बड़ाया, एक नई मुसीबत आ गई। मैंने पूछा, आपके पास 12.7 mm गन मौजूद नहीं है? वो बोला, फिलहाल तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता खरीदने का इरादा जरूर था। कहकर पलवशा की जानिब मैं मुतवज्जे हुआ। बलू खान, इस गन का मोर्चा तलाश करो, उसने फौरन कहा। उसी पर नजर रखे हुए हूँ। उसी वक्त गन 1 मरतबा फिर गरजी। इस मरतबा पहले से भी लंबा ब्रस्ट किया गया
था। हम दोनों ने फौरन उसका मोर्चा तलाश कर लिया। 12.7 की रेंज काफी ज्यादा थी, लेकिन उसकी खामी ये थी कि उसको फायर करने वाले को उसके पीछे खड़े होकर फायर करना पड़ता था, और इस तरह फायर करने वाले के खुद निशाना बनने का खतरा मौजूद था। गन की लंबी टांगों को अगर मुकम्मल खोल कर बिछा दिया जाता तो उसका फायरर अकब में बैठकर या लेट कर भी फायर कर सकता था, लेकिन इस तरह भी फायरर के लिए खतरा बहरहाल मौजूद होता है। यूं भी गन से फायर करते हुए जरूरी था कि फायरर शिस्त बांध कर फायर करे और गन को मुख्तलिफ अहदाफ पर फायर करने के लिए घुमाना पड़ता। ऐसी सूरत में मोर्चे के होल को थोड़ा खुला बनाना पड़ता, और होल का खुला होना स्नाइपर्स को दावत देने वाली बात थी। मैंने फौरन होल पर शिस्त बांध ली। गन करीबन 1300 मीटर के फासले पर थी। दरख्तों के झुंड में पत्थर की एक दीवार सी बनाकर उसके पीछे गन को खड़ा किया गया था। बगौर देखने पर मुझे उसके पीछे कोई भी खड़ा नजर न आया। जो भी उस गन के अकब में मौजूद था, या तो वो जल्दी जल्दी ट्रिगर दबाकर बैठ जाता, या वो बैठे बैठे ही बगैर शिस्त लिए ट्रिगर दबा रहा था। गन के दोबारा गरजने पर मुझे आखिरी बात सही लगी, क्योंकि कोई हजूला भी गन के पीछे नजर नहीं आ रहा था। यही बात पलवशा ने भी पूछी कि कोई फायर करने वाला नजर नहीं आ रहा। मैंने जवाब दिया, वो बैठकर बगैर शिस्त लिए फायर कर रहा है। ये मालूम होने के बाद मैं उसी जानिब निगरान रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुसलसल फायर के बाद जो ही गन एक मैगजीन खाली होती है, फायरर लाजमी दूसरी मैगजीन चढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऊपर होता है। 12.7 mm गन पर गोलियों का बेल्ट चढ़ाकर फायर किया जाता है, लेकिन खुद वो बेल्ट मैगजीन में रखा होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता नजर आया। फायरिंग में जरा सा वक्फा आया। किसी ने बैठे बैठे नई मैगजीन गन के साथ लगाई, और गोलियों के बेल्ट की पहली गोली को मखसूस जगह पर रखने के लिए उसने जरा सा सर ऊपर किया, और बेल्ट को गन के फीड ट्रे में रखने की हसरत दिल में लिए वो पीछे को उलट गया। मैंने फौरन राइफल को दोबारा कॉक करके उसी जगह शिस्त कायम कर ली, लेकिन उसके बाद किसी को ये बेवकूफी करने का ख्याल न आया। अब इसे स्नाइपर्स की हठधर्मी कहें या साबित कदमी कि वो इतनी जल्दी किसी जगह की शिस्त लेना नहीं छोड़ते। मैं भी उसी जानिब निगरान रहा। 10-15 मिनट बाद पलवशा ने मुझे एक और जानिब मुतवज्जे किया। दरख्त के अकब में लेटे हुए आदमी ने सर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालकर शायद किसी से बात की थी। मेरे शिस्त लेने तक वो दोबारा दरख्त के अकब में हो गया था। 1-2 मिनट वहीं शिस्त बांधने रखने के बाद मैं अपनी शिस्त दोबारा मोर्चे पर ले जा रहा था कि उसने दोबारा सर बाहर निकाला। इस मर्तबा उसका कंधों तक जिस्म दरख्त की आड़ से बाहर आया था। आगे को झुककर वो कोई चीज उठा रहा था, जो दरख्त से थोड़े फासले पर मौजूद मोर्चे से उसके साथी ने फेंकी थी। मज़कूरा चीज सिगरेट, नस्वार या इसी किस्म की कोई और चीज थी। मैंने ट्रिगर दबाकर मौसूफ की जान उस लत से छुड़ा दी। अब उसे न सिगरेट की जरूरत थी और न नस्वार की। वो इसी तरह आधी दरख्त की आड़ से बाहर और आधा दरख्त के पीछे पड़ा रह गया। उसके साथ ही मैं फौरन अपनी शिस्त 12.7 mm के मोर्चे पर ले गया। आखिरी मकतूल 12.7 mm के मोर्चे से 50-60 गज के फासले पर ही था। अपने साथी को गोली लगते देखकर उसने शायद सोचा कि मैं किसी और तरफ मसरूफ हूँ और इस मौके का फायदा उठाकर वो गन को लोड कर सकता है। ये गलती बेचारे को ले डूबी। उसी वक्त आईकॉम सेट दुश्मन के किसी कमांडर की तरफ से मुझे गंदे गंदे अलकाबात से याद करते हुए अपने तमाम आदमियों को हल्की सी हरकत से भी मना करने लगा। उसकी झल्लाई, खौफजदा और चिड़चिड़ी आवाज सुनकर खुशहाल खान कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बोला, वैसे अब मुझे यकीन हो गया है कि अददी बर्तरी के बावजूद जहांदाद खान को इस लड़ाई में शिकस्त होगी, क्योंकि हम पर हमला करने की जुर्रत वो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे आदमी मोर्चों में तैयार बैठे हैं और उसके पास SS जैसा कोई निशानेबाज नहीं। मैंने पत्थर से टेक लगाते हुए आरामदेह हालत बनाते हुए एतमाद से कहा, इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी खुशहाल खान। पलवशा अलबत्ता अब तक शिस्त लिए हुए थी। खुशहाल खान के आदमी वक्तन फवक्तन इक्का दुक्का फायर करके अपने जागने का सबूत दे रहे थे। दुश्मन की तरफ से कभी कभी एकदम पुरशोर फायरिंग शुरू हो जाती और कभी कभी बिल्कुल खामोशी छा जाती। घंटा भर शुमाली और मशरकी अतराफ में दुश्मन की हरकत देखने की कोशिश करने के बाद पलवशा मोर्चे के मुखालिफ जानिब आई और जुनूब की समत देखने लगी। जुनूब की जानिब उनके मोर्चे ज्यादा फासले पर थे। जुनूब से वो मगरिब की समत निगरान हुई और 2-3 मिनट बाद उसने जोश भरे अंदाज में कहा, राजू इधर आकर देखो। मैं उसके करीब होते हुए पूछा, ऐसी क्या चीज मिल गई? दूरबीन मेरी जानिब बढ़ाकर वो मगरिब की जानिब एक ऊंची टेकरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, उस बुलंदी पर खड़े आदमियों को देखो। मैंने मस्कूरा समत में देखा। ताकतवर दूरबीन मुझे उस जगह 4 दराज कद आदमी खड़े नजर आए। बिल्कुल आगे खड़े हुए आदमी के सर पर सफेद कराकली टोपी और सफेद कपड़ों पर पहनी काली स्याह वॉस्कट से मुझे लगा कि वो जहांदाद खान है। उसके अकब में खड़े 3 लंबे तड़ंगे मुहाफिज जिनके सर पर पगड़ियां बंधी थी, वो भी ख्याल की तस्दीक कर रहे थे और यकीनन पलवशा ने भी उसे पहचान लिया था। खुशहाल खान भी हमारे करीब आकर खड़ा हो गया।
दूरबीन आंखों से लगाए बगैर बोला, आप लोग गालिबन जहांदाद खान की पहचान कर रहे हैं। मैंने कहा, आपको कैसे पता? वो बोला, पिछली लड़ाई में सरदार कबील खान ने भी इसी जगह अपना डेरा लगाया था। मैं जानता था कि पलवशा ने मुझे क्यों उस जानिब मुतवज्जे किया था। मैंने फासला नापने वाला आला निकाल कर फासला नापा। वो 2500 मीटर दूर था। बैरेट M107 की मुकम्मल रेंज 1850 थी। इस लिहाज से वो 750 मीटर दूर था। आला वापस थैले में डालते हुए मैंने पलवशा की तरफ देखकर मायूसी भरे अंदाज में दाएं बाएं सर हिला दिया। वो बोली, वहां तक गोली नहीं जाती। मैंने कहा, इस राइफल की रेंज 1850 मीटर है और वो 2500 मीटर दूर है। वो बोला, अगर आप मगरबी किनारे से उसे निशाना बनाने की कोशिश करें तो फिर? पलवशा हार मानने को तैयार न थी। उसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने एक बार फिर आला निकाल कर जिस पर पहाड़ी मौजूद थी उसके इंतहाई मगरबी कोने पर मौजूद एक घने दरख्त का फासला नापा। वो फासला तकरीबन 240 मीटर था। अगर उन दरख्तों पर मचान बनाई जाए तो शायद कोई उम्मीद निकल आए। मैंने इम्कानी लहजे में कहा। वो बोली, आपका मतलब है मगरबी कोने में मौजूद दरख्तों पर फायर करने की जगह बनाकर जहांदाद खान को निशाना बनाया जा सकता है? खुशहाल खान ने हमारी गुफ्तगू से नतीजा अखज करते हुए जोश भरे लहजे में पूछा। 100% यकीनी नहीं है। वो खासा पुरजोश था। कुछ उम्मीद तो मौजूद है ना? इस मर्तबा मैंने असबात में सर हिला दिया। उसने फौरन कहा, बस ठीक है, आज रात को मैं उन दरख्तों पर फायर की जगह बनवा दूंगा। मैंने कहा, आपके आदमियों से तो वो जगह नहीं बनेगी, मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। खुशहाल खान ने कहा, चलो वो आपका हाथ बटा लेंगे। कबाइल की लड़ाई में किसी कबीले के सरदार का मरना बहुत बड़ी बदबख्ती और शर्म की अलामत था। एक कबीले के लिए अपने सरदार की हिफाजत न कर सकना मर जाने का मकाम था। मैं पथरीली चट्टान से टेक लगाकर आराम करने लगा। सारी रात नींद न करने की वजह से सुस्ती जैसी महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद होते देखकर पलवशा ने फौरन थैले से दोनों स्लीपिंग बैग निकाल कर नीचे बिछाए और मुझे उन पर लेटने का इशारा किया। मेरे होंठों पर शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट उभरी और मैं उन स्लीपिंग बैग्स पर लेट गया। एक हल्की चादर मुझे ओढ़ाकर उसने आहिस्ता से मेरा सर सहलाया और दोबारा मशरिकी और शुमाली जानिब दुश्मनों की तरफ मुतवज्जे हो गई। आंखें बंद करते हुए मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आया। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। शाम की अजान के साथ मुझे पलवशा ने जगाया। वो बहुत खुश थी। बोली, पता है, आपकी राइफल से 3 गोलियां चलाकर मैंने भी एक बंदा मारा है। मैंने कहा, मतलब 2 गोलियां जाया की? वो बोली, तो क्या आपने जिंदगी में कोई गोली जाया नहीं की? उसने मुंह फुला लिया। मैंने कहा, बात तरबियत की नहीं, अमली जिंदगी की है। स्लीपिंग बैग से निकलकर मैंने पानी की बोतल उठाई और मोर्चे के एक कोने में वुजू करने लगा। वो बोली, माजरत चाहता हूँ, आपकी राइफल को बगैर पूछे हाथ लगाया। खुशहाल खान की वजह से उसने लड़कों के अंदाज में बात की थी। वुजू करके मैंने शाम की नमाज अदा की और उसके पास जा बैठा। मैंने संजीदा लहजे में पूछा, दुश्मन को गोली किस जगह लगी थी? वो बोली, आपसे मतलब। शाबाश की उम्मीद में उसने मुझे जगाते ही ये खबर सुनाई थी, इसलिए मेरी तनकीद उसे हजम नहीं हुई थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा, अच्छा, मैं अगर तुम्हारी तारीफ कर देता तो तुम्हें क्या मिल जाता? वो तुर्की बतुर्की बोली, अगर मेरी तारीफ कर देते तो आपका क्या जाता? मैंने कहा, अच्छा, अभी कह देता हूँ, शाबाश। पहली बार तीसरी गोली पर बंदा मार गिराना इतना आसान नहीं होता। जले कटे अंदाज में बोली, जहर लग रही है आपकी तारीफ। मैंने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि जितनी बड़ी तुम सजा दे रही हो। न जाने मेरे लहजे में ऐसी कौन सी बात थी कि वो हंस पड़ी। इतनी जल्दी परेशान न हुआ करें, आपसे खफा होना मेरे बस में नहीं, मैंने दबी जबान में कहा। और ये जो मेरे करीब से उठकर भागी जा रही थी वो? काबिल खान खाना लेकर वापस पहुंच गया था। खुशहाल खान उसे दुश्मन के 11 बंदों की हलाकत की खुशखबरी सुना रहा था। काबिल खान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, कबील खान के आदमी यूं ही तो SS से खौफजदा नहीं थे, आखिर कोई बात तो थी ना। खाना खाने के बाद खुशहाल खान ने काबिल खान को बताया था कि हमारा कल का प्रोग्राम क्या है। काबिल खान ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब है आप लोग लड़ाई के तूल खींचने पर राजी नहीं हैं। मैंने कहा, इरादा तो ऐसा ही है, बस दुआ करो कि वो रेंज में आ जाए। काबिल खान ने कहा, सीधी बात तो ये है जीशान भाई, हमें आप पर कुछ ऐसा एतमाद और यकीन हो गया है कि अगर वो रेंज में न भी आया तब भी आप उसे मार देंगे। मैंने कहा, ये आपका हुस्न नजर है काबिल खान, वरना नामुमकिन का वकू करामत के जुमरे में आता है और करामत का ज़हूर औलिया का खासा है। काबिल खान फलसफियाना लहजे में बोला, अहले फन अपने मैदान में महारत का सबूत देते रहते हैं। मैंने कहा, अहले फन हूँ कि नहीं, अलबत्ता अपना पूरा जोर लगाऊंगा। अंधेरा गहरा होते ही हम पहाड़ के मगरबी हिस्से की जानिब चल पड़े। आसमान पर बादल जमा हो गए थे, जिसकी वजह से अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। उस इलाके में मौसम उमूमन खराब ही रहता है। तेज हवा, बादल, बारिश और बर्फबारी ये उस इलाके की खुसूसियात में से है। बिल्कुल मगरबी किनारे पर 2 ऊंचे दरख्त मुझे मचान बनाने के लिए बेहतर लगे। ऊंचे दरख्तों का इंतखाब मैंने फासले को कम करने के लिए किया था। गो चंद फुट का फासला कोई मानी नहीं रखता।
मगर मैं कोई भी इम्कान नजरअंदाज नहीं कर सकता था। टॉर्च के ऊपर कपड़ा लपेटकर मैंने उसकी तेज रोशनी को मद्धम कर दिया था ताकि उसकी रोशनी दूर तक न जा सके। एक छोटी सी कुल्हाड़ी और चंद रस्सियां लेकर मैं अकेला ही ऊपर चढ़ गया कि ये काम उनमें से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं कर सकता था। मुझे 2 घंटे ऊपर ही गुजारने पड़ गए थे। मचान बनाकर मैं नीचे उतरा। काबिल खान, पलवशा और खुशहाल खान इसी दरख्त के नीचे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे नीचे उतरते ही पलवशा फिक्रमंदी से बोली, राजू, जिस दरख्त का इंतखाब आपने किया है यहाँ छुपाव का इतना ज्यादा इंतजाम नहीं है, जहाँ आप दुश्मन के स्नाइपर का निशाना भी बन सकते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराया, इम्कान तो है। उसने 2 टोक लहजे में कहा, बस फिर आप यहाँ जमीन से फायर करना, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा मगर? उसने कहा अगर मगर की कोई बात नहीं, आप वापस चलें। मैं बेबसी में सर हिलाकर रह गया। गुस्से में उसने हमारा इंतजार करने की भी जहमत नहीं की थी। खुशहाल धीमे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे ज़ीशान साहब? मैंने कहा नहीं सरदार, आप बेफिक्र होकर बात करें। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, बल्कि करीब होने के बावजूद अंधेरे में उसका हल्का सा हिजूला ही नजर आ रहा था। वो बोला, आपके मामले में आपके दोस्त की आदतें बिल्कुल लड़कियों जैसी हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया, भला वो कैसे? जबकि काबिल खान गला खनकार कर रह गया। बोला, कल दोपहर को आप लेटे थे तो 2-3 मर्तबा आपके ऊपर चादर दुरुस्त की, और फिर मैं मुखाबरे पर बात कर रहा था तो मुझे भी कहने लगा कि सरदार अगर महसूस न करो तो आहिस्ता बात करो, कहीं वो जाग न जाए। और फिर अभी देखो कैसे 2 टोक अल्फाज में अपना फैसला सुनाकर चल दिया। इसे बताओ भाई, लड़कों के ये चलन नहीं होते। मैंने कहा, ये भी खूब कही सरदार। मैंने पलवशा के लड़की होने की बात मजीद राज में न रखने का फैसला करते हुए कहा, बहरहाल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मेरी मंगेतर है। खुशहाल खान हकीकी तौर पर उछल पड़ा था। क्या? मैंने कहा, हाँ ये सच है और इस बारे में सिर्फ काबिल खान को मालूम है। अब आपसे भी यही दरखास्त है कि इस बात को अपने तक ही महदूद रखें। वो बोला, मगर इसे लड़कों का रूप धारने की जरूरत क्यों पेश आई? मैंने कहा, ये लंबी कहानी है सरदार, फिर कभी सही। वो बोला, वैसे आपको इसे यूं अपने साथ खतरों में नहीं घसीटना चाहिए। मैंने कहा, इस बारे में आप काबिल खान से पता कर लें। यहाँ तक आते हुए हमारे दरमियान कितनी लड़ाई हुई है, वो लड़ने मरने पर उतर आती है। खुशहाल खान संजीदा लहजे में बोला, तो इसे इतना सर पर न चढ़ाओ। मैंने बेबसी से कहा, ये बात भी मेरे बस से बाहर है। खुशहाल खान ने हंसते हुए कहा, ठीक है फिर भूख तो। काबिल खान ने उसका साथ दिया। मेरे होंठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने के साथ हवा की शिद्दत में भी थोड़ी सी तेजी आ गई थी। मोर्चे में जाते ही सरदार खुशहाल खान ने काबिल खान को कहा, इन दोनों को बैठक में ले जाओ, मौसम के तेवर ठीक दिखाई नहीं देते। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता सरदार, आपको अपनी बहादुरी का सबूत देने के लिए बिल्कुल भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कितने पानी में हैं। 2 अकेले आदमी अगर कबील खान जैसे सरदार से टकरा कर उसे फना कर सकते हैं तो इन हालात में उनके डरने का सवाल पैदा नहीं होता। और मैं आपको किसी मकसद की खातिर भिजवा रहा हूँ। कल का दिन बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता कि मौसम की वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी भी खराब हो। इतना कहकर वो हल्के से हंसा। अलबत्ता आपका दोस्त यहीं रात गुजारना चाहे तो मुझे एतराज नहीं। मैं क्यों जहाँ रात गुजारूंगा? पलवशा बिगड़ कर बोली, मैं राजू के साथ ही जाऊंगा या हम दोनों यहीं रहेंगे। खुशहाल खान उसे तंग करने पर तुला हुआ था। एसएस को तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि कल इसे अहम काम सर अंजाम देना है। आप किस खुशी में जाना चाहते हैं? वो बोली, मैं अपने दोस्त के साथ ही रहूंगा। खुशहाल खान ने कहा, आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे ज़ीशान से आपका निकाह हो गया है। वो तुनक कर बोली, नहीं हुआ तो हो जाएगा। खुशहाल खान ने कहा, यार आप लड़के होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बोली, मेरी मर्जी, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझसे दूरी का सुनकर उसने सारी इखलाकियात पसे पुश्त डाल दी थी। मैंने हंसते हुए उसे हाथ से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। सरदार तुम्हें तंग कर रहा है, मैंने उसे तुम्हारा लड़की होने का बता दिया है, इसलिए तुम्हें छेड़ रहा है। मेरी बात सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। खुशहाल खान ने उसके करीब होकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीती रहो बेटी, तुम जैसी बहादुर और दलेर लड़कियां काबिल फख्र होती हैं। काश तुम महसूद कौम से होती। वो बोली, शुक्रिया सरदार चचा। उसकी आवाज में हल्की सी खिफ़त मौजूद थी। सरदार ने कहा, ठीक है आप दोनों काबिल खान के साथ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि आधे लोगों को आराम करने के लिए घर में भेज दूं, जहाँ पर रात के वक्त इतनी नफरी की जरूरत नहीं। मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, सरदार गुस्ताखी माफ, ऐसा भूल कर भी ना करना। मौसम देख रहे हैं आप, ऐसे ही मौसम से फायदा उठाकर दुश्मन पेशकदमी करता है। आज उनके 11-12 आदमी हलाक हुए हैं और उनका घेरा अगर यूं ही मजीद कायम रहा तो मजीद भी जाएंगे। हमें उनके घेराव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें खाना वक्त पर मिल रहा है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि वो अपनी अददी बर्तरी का फायदा उठाकर हमला करें, और हमला करने के लिए इससे बेहतर मौसम हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर रोजाना थोड़े बहुत आदमी आप आराम करने के लिए घरों में भेजते भी हैं तो आज ऐसा न करें। काबिल खान मेरी तायद करते हुए बोला, एसएस ठीक कह रहा है सरदार भाई। वो दोनों भाई कभी मुझे एसएस और कभी ज़ीशान कहकर मुखातिब करते। खुशहाल खान सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद बोला, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि जहांदाद खान इतनी जुर्रत का मुजाहिरा करेगा। मैंने कहा, सरदार अगर हमला न हुआ और आपके आदमियों ने यहीं रात गुजारी तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हमला हो गया और आपके आधे आदमी जान ना हुए तो। मैंने बात अधूरी छोड़ दी।
वो बोला, शायद आप मुझे डरा रहे हैं, मगर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कहा, डरा नहीं रहा, मोहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ और एहतियात करना समझदारी होती है, न कि बुज़दिली। वो बोला, अगर बिलफर्ज उन्होंने हमले की बाबत सोचा भी तो जूं ही वो मुखाबरे पर हमले का हुक्म देगा, उनकी आमद से पहले मैंने अपने घरों में जाने वाले आदमियों को वापस बुलाया होगा। मैंने कहा, ऐसे हमलों में राजदारी बरती जाती है। ये बात वो अच्छी तरह जानता है कि हमारे पास उनकी बातें सुनने के लिए आईकॉम सेट मौजूद है और बिल्कुल इसी तरह उनके पास भी हमारा कैनोट सेट मौजूद होगा। काबिल खान ने मखमसे में पड़ते हुए देखकर मशवरा दिया, सरदार, ऐसा है कि आप मेहमानों के साथ घर तशरीफ ले जाएं। आज मैं यहीं पर हूँ और आपकी गैर मौजूदगी में मेरा ही हुक्म चलेगा। सरदार बोला, नहीं, आप लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा और फिक्र न करो, मैं किसी को आराम के लिए नहीं भेज रहा। काबिल खान ने कहा, मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं है और यूं भी गुज़श्ता रात मैंने घर में गुजारी थी, आज आपका नंबर पड़ रहा है। वो शायद उससे बिल्कुल बेतकल्लुफ था। इस मर्तबा खुशहाल खान ने मजीद बहस से गुरेज करते हुए कदम हमारे साथ बढ़ा दिए। अपने हथियार हमने उठा लिए थे। मैंने बैरट को वहां छोड़ना गवारा नहीं किया था। खुशहाल खान के साथ गप्पे करते हम नीचे उतरे। घंटा भर बाद हम बैठक में पहुंच गए थे। बैठक का दरवाजा हमारे लिए खोल कर उसने पूछा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। हमारे नफी में सर हिलाने पर वो वापस मुड़ गया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले बैरट को थैले से बाहर निकाला और उसकी बैरल और चाल वाले पुर्जे साफ करने लगा। अगर फायर करने के बाद हथियार को बर वक्त साफ न किया जाए तो हथियार की कारकर्दगी में फर्क आ सकता है और अगर मुसलसल ही हथियार की सफाई न की जाए तो हथियार फायर करने के काबिल नहीं रहता। और स्नाइपर हजरात तो हथियार की सफाई के बारे में सख्त किस्म के वहमी होते हैं। अपना हथियार वो अपने हाथों ही से साफ करना पसंद करते हैं। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब तो अगर किसी के हथियार को दूसरे आदमी को साफ करते देख लेते तो साहिब हथियार की कमबख्ती आ जाती। नसीहतों और तंज भरे वाज के साथ उसे जिस्मानी सजा भी काटना पड़ती। 2-3 स्नाइपरों का ये अंजाम देखने के बाद राव साहब की मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी हमें कभी ये जुर्रत न होती थी। राव तसव्वुर साहब तो राइफल को हमारी शरीक हयात और इज्जत कहा करते थे और उनकी नसीहत भरी बातों के बाद अमली जिंदगी में बाकायदा कदम रखने के बाद ये चीज हमारी फितरत सानिया बन गई थी। मुझे राइफल की सफाई करते देखकर पलवशा ने मेरा हाथ बटाना चाहा और मैंने उसे प्यार से मना कर दिया। अब ये अलहदा बात है कि इस किस्म की बातों को वो खातिर में नहीं लाया करती थी। मैंने ज्यादा जोर इसलिए भी नहीं दिया था कि उस्ताद मोहतरम के कौल के मुताबिक बैरट उसकी सौकन ही तो थी और अगर वो अपनी सौकन की खिदमत कर रही थी तो मेरा मना करना जचता नहीं था। मैंने इरादा कर लिया था कि दोबारा उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब से मुलाकात होने पर उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आया हमारी राइफल की सफाई हमारी असल शरीक हयात कर सकती है या नहीं। राइफल की सफाई के बाद पलवशा ने मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़ना सीखा और हम सोने के लिए लेट गए। छत पर बारिश की बूंदों के मुसलसल गिरने पर एक खूबसूरत सा साज बज रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए उसने मेरी जानिब रुख मोड़ा और ख्वाबनाक लहजे में बोली, शानी, कितनी प्यारी लगती है बारिश की आवाज जब कोई अपना इतने करीब हो। मैंने फौरन कहा, करीब कहाँ हो, इतनी दूर तो हो। वो बोली, तो क्या ये कम है कि नजर तो आ रही हूँ? अगर सरदार चचा के कहने पर वहीं रुक गई होती तो सारी रात आहें भरते रहते। मैंने भी शरारती लहजे में कहा, नहीं जी, आराम से सो गया होता। बोली, अच्छा ठीक है। ये कहते हुए उसने करवट बदलते हुए रुख मोड़ लिया। मैंने फौरन एहतजाजी लहजे में कहा, ये क्या? बोली, जब मेरी सूरत देखे बगैर आपको आराम आ जाता है तो यूं ही सही। मैंने कहा, मुझे मजबूर न करो कि मैं उठकर तुम्हारी चारपाई उलट दूं। उसने मुस्कुराते हुए दोबारा मेरी जानिब रुख मोड़ लिया। इस तरह की मीठी नोक झोंक में ही पता नहीं चला किस वक्त उसकी आंखें बंद हो गईं। दिन को अच्छी खासी नींद लेने के बावजूद मैं भी गहरी नींद में डूब गया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।